नमस्कार, मैं हूं मोनी। 18 नेताओं पर चुनाव न लड़ने की रोक लगाई गई। पिछले चुनाव में खर्च का ब्यौरा न देने पर यह कार्रवाई की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर को प्रतिबंधित नेताओं की सूची भेजी गई। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर रिटर्निंग ऑफिसर को प्रतिबंधित नेताओं की सूची भेजी गई। वो नेता जो अब इस सूची के आधार पर आने वाले चुनाव में जिन्होंने खर्च का ब्यौरा नहीं दिया था, उन सभी नेताओं पर ये कार्रवाई की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग अब सख्त हो चला है। 18 नेताओं पर चुनाव न लड़ने की रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि इन 18 नेताओं की सूची भी भेज दी गई है, जिन नेताओं पर रोक लगाई गई है। अब ये नेता चुनाव नहीं लड़ सकते। आपको बता दें कि रिटर्निंग ऑफिसर को सभी 18 नेताओं की सूची भेज दी गई है और ये कार्रवाई इन पर इसलिए की गई क्योंकि पिछले चुनाव में इन्होंने पूरा ब्यौरा नहीं दिया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ पूरी जानकारी है और वो कौन से 18 नेता हैं जो इस सूची की जद में आते हैं? बिल्कुल देखिए, लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी कि अमूमन तौर पे निर्वाचन आयोग इस बात का जिक्र करता रहा है कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं उनके लिए खास नियम है कि उस नियम के तहत वो चुनाव लड़ेंगे। और खास बात यह रहती है कि जो उनकी संपत्तियां या फिर जो उनकी संपत्तियां हैं उनका ब्यौरा देना होता है जब हम चुनाव लड़ते हैं। इसी मामले में देखा गया था कि जो साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव और 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान करीब 18 नेता ऐसे थे जिन्होंने जो चुनाव तो लड़ा लेकिन अपने परिसंपत्तियों का जो है ब्यौरा नहीं दिया था, जिसके चलते आगामी चुनाव के लिए उनको बैन कर दिया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके लिए जो है निर्वाचन आयोग जो कार्यालय है उसकी ओर से 18 प्रत्याशी थे यानी कि जो नेता थे उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है और सभी आरओ यानी कि सभी जिलों के आरओ को इसकी जानकारी भेज दी गई कि ये लोग जो है दोबारा चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। लिहाजा अगर यह नॉमिनेशन करते भी हैं तो उनका जो नॉमिनेशन फॉर्म होगा उससे निरस्त कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर कहे तो कहीं ना कहीं चुनाव में जिस तरह से जो प्रत्याशी खड़े होते हैं उनके तमाम नियम और कानून बनाए गए हैं जिसके तहत ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। इसमें खास अगर हम बात करें किसी भी प्रत्याशी का आपराधिक इतिहास है तो अगर वह चुनाव लड़ता है तो उससे पहले अपनी जो आपराधिक इतिहास उसको पेपर में छापना होगा, यानी कि पूरी जनता को बताना होगा कि वह इनके खिलाफ यह मुकदमा दर्ज है, ताकि जनता को पता होना चाहिए कि उनका प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहा है उसका कोई आपराधिक इतिहास है नहीं है, उसका इनकम का ब्यौरा क्या है, उसके प्रॉपर्टी कितनी है, ताकि जनता सोच समझकर अपनी जो प्रतिनिधि को उसको चुने। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं एक पारदर्शिता के रूप में और जनता को इस कॉन्फिडेंस पे लाने की कोशिश रहती है कि जनता को हर अपने प्रतिनिधि के बारे में सभी जानकारियां हो कि हमारा प्रतिनिधि कैसा है। इस लिहाज से जो है नियम बनाए गए थे, जो भी चुनाव लड़ेगा उसको तमाम जानकारियां उपलब्ध करानी होगी और उसी क्रम में जो है जो हमारी इनकम यानी कि जो भी प्रत्याशी है उसका क्या इनकम है और उनकी कितनी प्रॉपर्टी है उसकी भी जानकारी देनी होती है। लेकिन सच देखने को मिला कि अमूमन तौर पर देखने को देखा यही जाता है कि चुनाव में दौरान में धांधली होती है और तमाम नेता जो है अपना ब्यौरा नहीं देते या फिर उनका आपराधिक इतिहास होता है आपराधिक इतिहास नहीं बताते हैं, जिसके बाद जो है कार्रवाई करने में थोड़ा समय लगता है जब तक जो चुनाव निकल जाता है। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग इस बाबत जोर देता है कि अगर आप पहली बार चुनाव में लड़ रहे हैं और आपने अगर अपनी जानकारी नहीं दी तो अगली बार चुनाव अगर आप लड़ेंगे तो उसमें आपका जो फॉर्म या नॉमिनेशन फॉर्म होगा निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसी क्रम में जो है 18 नेता चिन्हित किए गए थे और उन सभी 18 नेताओं अब चुनाव इस बार जो है चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उन्होंने अपना ब्यौरा नहीं दिया था। इसकी जानकारी जो सभी आरओ को भेज दिया गया है, सभी जो जिलाधिकारी होते हैं वो जिलों के आरओ होते हैं उनको जानकारी भेज दिया गया। ऐसे में अगर वो फॉर्म जमा करते तो उनके नॉमिनेशन को निरस्त कर दिया जाएगा। जी अनिल, जैसा कि आपने बताया कि यदि उन पर अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि उन्होंने पूरी जानकारी नहीं दी और जो जानकारी देनी चाहिए थी यानी कि जो रिकॉर्डेड है उसके आधार पर उन्होंने वो सारी प्रक्रिया नहीं यूज़ की। इसके अलावा क्या अन्य कार्रवाई भी की जाएगी इन 18 नेताओं के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए इसमें अन्य कार्रवाई नहीं होती, जो इसमें मुख्य रूप से जो नियम बनाए गए नियम के अनुसार यही होता है कि जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा वह नियम के अनुसार सभी उसको जानकारियां उपलब्ध करानी होगी क्योंकि इसमें जो ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है जब नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है तो जी। इसमें उसके पूरे परिवार समेत क्या इनकम है, कितने लोग रोजगार में है, कितने लोग क्या इनकम कहाँ से हो रही है, कितनी प्रॉपर्टी उनके नाम से, उनकी पत्नी के नाम से कितनी प्रॉपर्टी है, कितने पैतृक प्रॉपर्टी है, यानी कि सभी पूरी जानकारी उनको विस्तृत रूप से देनी होती है और उस विस्तृत रूप की वेरिफिकेशन कराने में समय लगता है क्योंकि अगर हम चुनाव में देखें तो करीब हर एक प्रत्याशी के पास जो है समय जो होता है यानी कि नॉमिनेशन की समय होती है और 10 से 15 दिन का समय होता है और पूरे ओवरऑल चुनाव की अगर बात करें तो 1 महीने में चुनाव निपट जाता है।
तो ऐसे में चुनाव के दौरान जो प्रत्याशी जो अपनी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, उसका तुरंत ब्यौरा यानी कि उसकी जाँच कराना एक महाभारत जैसी, क्योंकि हर 70 विधानसभा सीटें हैं। 70 विधानसभा सीटों से करीब 400-500 प्रत्याशी खड़े होते हैं। तो ऐसे में सभी प्रत्याशियों की जाँच कराना कहीं न कहीं एक बड़ी मुश्किल भरा काम होता है। लिहाजा हम्म। जो चुनाव निपटता है उसके बाद से कार्यालय की ओर से यानी मुख्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से इनकी भरी जाती है यानी कि जो जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती है, उसकी जाँच कराई जाती है। जाँच में जो जानकारी निकल के सामने आती है, उसके अनुसार जो फिर कार्रवाई की जाती है। अगर कोई जी। प्रत्याशी अपनी जानकारी उपलब्ध कराता है और वो गलत होता है, तो कई बार क्या होता है कि अगर वह प्रत्याशी जीत भी जाता है, तो उसका जो सदस्यता वो निरस्त करने तक की कार्रवाई की जाती है। तो कुल मिलाकर कहें कहीं न कहीं ये जानकारी उपलब्ध कराई जाती है, वो जनता के लिए ठीक होती है, क्योंकि अनिल। खासकर जनता को इस बारे में जानकारी हो कि वह जो किस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं या फिर किस प्रत्याशी को हम्म। वोट दे रहे हैं, वह सोच समझ कर वोट दें। तो फिलहाल ठीक ये कह अनिल, सकते आप हैं कहीं न बने कहीं रहे इस तरह हमारे से। साथ, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और चलिए देहरादून से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर संभावित उम्मीदवारों के नाम संगठन को सौंपे गए। उत्तराखंड बीजेपी में प्रत्याशियों ने अपने नाम संगठन को सौंप दिए हैं। प्रत्याशियों के चयन को लेकर कोर ग्रुप में तैयार होगा पैनल, और राज्य की सभी 70 सीटों पर करीब 800 नाम सामने आए। हर विधानसभा सीट पर अब 3 नामों का पैनल बनेगा, और 30% सीटों पर महिलाओं ने भी अपनी दावेदारी की है। और ज्यादा जानकारी के लिए रोहित सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो दावेदारी दी है, कितने लोगों के नाम सामने आएंगे, और जो दावेदारी 30% महिलाओं की दी गई है, क्या उन सभी को यहां पर टिकट दिया जाएगा? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो चुनाव से पहले जो है सभी राजनीतिक दल दमखम से तैयारियों में जुटी हुई हैं। खास बात यह है कि अब चुनाव में महज़ कुछ ही दिनों का वक़्त बचा है, नहीं कह सकते कि जो मतदान होना है, वो आज 14 फरवरी को होना है और नॉमिनेशन जो है शुरू होगा वह 21 जनवरी से नॉमिनेशन का शुरू हो जाएगा और 28 से 29 जो है नॉमिनेशन की अंतिम तिथि रखी गई है। तो हम्म। इससे पहले ही जो पार्टियाँ हैं वह तैयारियों में जुट गई कि उम्मीदवारों का जो नाम है वो जल्द-जल्द फाइनल कर लिया जाए। हालाँकि कांग्रेस भी इस बारे में जुटी हुई है, जिसके करीब 40-45 नाम फाइनल कर दिए गए हैं। तो वहीं बीजेपी अब इस क्रम में जुट गई कि जल्द से जल्द वो भी अपने प्रत्याशियों के नाम जो है वो फाइनल कर दे। हम्म। कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल जो बीजेपी कार्यालय में जो जानकारी मिली कि 70 विधानसभा सीटों के लिए करीब 800 प्रत्याशी यानी कि 800 दावेदारों ने अपना दांव ठोका है और इसके अतिरिक्त 30% महिला यानी करीब 21 सीटों पर महिलाओं ने भी भागीदारी की बात कही है। तो ऐसे में देखने को मिल रहा है क्योंकि चुनाव या 70 विधानसभा सीटें हैं तो ऐसे में 70 प्रत्याशी को ही चिन्हित किया जाना है, लेकिन नाम बहुत काफी अधिक हैं। करीब हम्म। 800 नाम सामने आए हैं, 800 लोगों ने दावेदारी ठोकी है। तो ऐसे में इसके लिए पूरा पैनल गठित किया जाता है। पैनल में जो भाजपा संगठन या एक ऐसी संगठन है जो शुरू से ही जो उनके प्रत्याशी रहते हैं या फिर जो उनके दावेदार रहते हैं, फिर जो विधायक हैं, उनकी सर्वे कराई जाती है। उस हम्म। सर्वे के आधार पर यानी कि जो जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट होते हैं, मुख्य रूप से उस पर फोकस किया जाता है कि उनको ही टिकट दिया जाए ताकि वह जीत करके सत्ता पर काबिज हो सके। तो कुल हम्म। मिलाकर देखें कहीं न कहीं 800 नाम सामने आए हैं। 800 नाम में से करीब उनको 70 नाम चिन्हित किए जाने हैं और इसके लिए हर विधानसभा सीट 70 विधानसभा सीटों से 3-3 नाम फाइनल किए जाएँगे। यानी 210 नाम जो है वो चिन्हित किए जाएँगे 800 में से और फिर उसके बाद उन तीनों पैनल तैयार करने के बाद जो है उसका पूरा गहन मंथन किया जाएगा। गहन मंथन करने के बाद सभी लिस्टों पे जाँच होगी कि कौन-सा दावेदार जो है किस विधानसभा सीट पे अच्छे से बैठता है यानी कि उसकी वो पकड़ कितनी उसमें है विधानसभा क्षेत्र में है, उस हम्म। पकड़ के अनुसार और उसकी प्रख्याति क्या है, उन्होंने हम्म। संगठन के लिए क्या काम किए हैं, वह किस तरह की छवि है उनकी, उन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करने के बाद उस पैनल में पूरा डिस्कस किया जाएगा। डिस्कस करने के बाद फिर एक नाम पर मुहर लगाई जाएगी। कह सकते हैं कि इसको ठीक लेकर एक रोहित, प्रक्रिया बहुत लंबी शुक्रिया प्रक्रिया तमाम होती है। जानकारी के लिए। तो वहीं देहरादून में आपने शुरू किया है हर घर दस्तक अभियान। 10 घरों पर एक परिवर्तन प्रमुख बनाने की योजना है। प्रदेश भर में अब 3 लाख परिवर्तन प्रमुख तैयार होंगे। हर विधानसभा में 30 लोगों की 5 टीमें बनेगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हर विधानसभा में 30 लोगों की 5 टीमें बनाई जाएगी और प्रदेश भर में 3 लाख परिवर्तन प्रमुख तैयार होंगे। 10 घरों पर एक परिवर्तन प्रमुख बनाने की योजना दी गई है। आज मकर संक्रांति का पर्व है और इस मौके पर धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाले पवित्र स्नान पर इस बार कोरोना संक्रमण के चलते पुलिस प्रशासन ने रोक लगा दी है। हर की पेड़ी क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है और पूरे हर की पेड़ी क्षेत्र को सील कर दिया गया है। एक भी श्रद्धालु हर की पेड़ी क्षेत्र पर दिखाई नहीं दे रहा है। हर की पेड़ी पर ऐसा नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा।
मकर संक्रांति के पिछले स्नानों की बात करें तो इस समय लाखों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु यहां पर डुबकी लगाने आते हैं। महाभारत काल से ही मकर संक्रांति पर्व का बहुत महत्व है। वहीं बॉर्डर से ही बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को पुलिस वापस भेज रही है। जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से ही ये बात लगातार आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित प्रसारित की गई थी कि इस बार मकर संक्रांति का जो त्यौहार है उसको हम हर की पैड़ी में जैसे अमूमन मनाया करते हैं वो मनाने पे प्रतिबंध लगा था कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज था। तो पुलिस ने, आप देख रहे होंगे कि शहर के आउटर पार्ट में भी प्रॉपर बैरिकेड किया गया है और जो इंटर डिस्ट्रिक्ट इंटर स्टेट वाले बॉर्डर हैं वहाँ पर भी लोगों की प्रॉपर चेकिंग हो रही है और अंदर जो मेन हमारा कोर एरिया मेले क्षेत्र का है उसको हमने प्रॉपर प्रोटेक्ट किया है और आप देख रहे हैं कि उसको कम 100% इम्प्लीमेंट कराने में हम सफल हुए हैं और ड्यूटियाँ लगातार हमारी चल रही थी। और अभी जो हमारा कोर एरिया है हर की पैड़ी मालवी द्वीप वाला, वो प्रॉपर जैसे अकॉर्डिंग टू द कोविड प्रोटोकॉल उसको वो प्रॉपर उस हिसाब से चल। हरिद्वार धर्म संसद में हेट स्पीच मामले पर अब कार्रवाई हो गई है। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को सीजेएम की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उनकी जमानत खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। आज अदालत में जमानत पर फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें कि वसीम रिजवी पर धर्म संसद में समुदाय विशेष के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं यति नरसिंहानंद जमानत खारिज होने के बाद हरिद्वार में सर्वानंद घाट पर अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वसीम रिजवी को रिहा नहीं किया जाता तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर अब प्रदेश में भी अपना ग्राफ बढ़ाती जा रही है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में दूसरी लहर के समय में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली, जिस पर सरकार ने लगभग अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम भी किया। अगर बात अल्मोड़ा की करें तो यहां से बेस्ट मेडिकल कॉलेज, जिला चिकित्सालय के साथ रानीखेत, सोमेश्वर और धोला देवी के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं, पर आज तक इनका संचालन करने वाले टेक्नीशियन की भारी कमी है। साथ ही आईसीयू में भी भारी कमी है। हालांकि जनपद मुख्यालय में कुछ लोगों को इसके लिए ट्रेन कर आईसीयू तैयार किया गया है, जिसको लेकर जिला अधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि कोविड को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। वर्तमान में क्यों डेडिकेटेड स्टाफ हम लोगों ने आईसीयू के लिए ट्रेनिंग कराया है। वर्तमान में अगर कोई भी आईसीयू रिलेटेड पेशेंट आता है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग तैयार है। उनको जो भी रिसोर्सेज की आवश्यकता थी उनको हम लोगों ने प्रशासन की तरफ से भी और स्टेट की तरफ से भी उपलब्ध। देश भर में लोहड़ी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। वहीं रुड़की में लोहड़ी के पर्व को लेकर लोगों के बीच काफी उत्साह देखने को मिला। उत्तरांचल पंजाबी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष के संयोजन में लोहड़ी पर्व कोविड गाइडलाइंस का पालन करने के साथ मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में क्षेत्रवासियों ने शिरकत की। लोगों ने इस बार लोहड़ी कुछ अलग तरीके से मनाई। कोविड नियमों का पालन करते हुए परंपरागत तरीके से ये त्यौहार मनाया गया। लोहड़ी के गीत गाने और सुनने वाले लोगों ने खूब आनंद लिया। लोगों ने अग्नि में मूंगफली, गजक और रेवड़ियों की आहुति डाली और परंपरागत गीत सुनकर मुंदीरे भी गाए। लोहड़ी का पर्व है ही खुशियों का और हम आपके माध्यम से सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और लोहड़ी के पर्व को अच्छे से मनाना चाहिए। इसके साथ साथ सेव गर्ल चाइल्ड को भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि लोहड़ी जो है वो सभी के लिए, लड़कों के लिए भी इतनी महत्व रखती है और लड़कियों के लिए भी। तो हम ये कहते हैं कि बेटियों की भी लोहड़ी मनानी चाहिए और बेटियों को भी आगे लेकर के आना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश में बेटियाँ शिक्षित होंगी तो हमारा देश जो है मजबूत चलेगा।
और डिजिटल परिवर्तन यात्रा का आज 5वां दिन। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, डिजिटल नव परिवर्तन सभा का आज 5वां दिन है और आपकी वरिष्ठ नेत्री का संबोधन भी। अतिशी आज 12 बजे उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगी। ये बड़ी जानकारी 16 तारीख तक चलेंगी आपकी ये डिजिटल नव परिवर्तन सभा। अतिशी पहले भी उत्तराखंड दौरे पर आ चुकी हैं और आज वो उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगी। आपको बता दें कि ये नव परिवर्तन सभा का आयोजन होना है और इसी पर आपकी वरिष्ठ नेत्री का संबोधन होगा, जो कि 12 बजे किया जाएगा। उत्तराखंड की जनता को वो संबोधित करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सीमांत क्षेत्र खटीमा में कोरोना का बम फूटा है। खटीमा में आई कोरोना रिपोर्ट में 30 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने सभी 30 कोरोना संक्रमितों को उनके घरों पर ही आइसोलेट कर दवाइयां वितरण की। और लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 30 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग अब घर घर जाकर जांच कर रहा है और लोगों को घर पर ही दवाइयां दी जा रही हैं ताकि कोरोना से वो संक्रमित ना हो सके। खटीमा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य अमला लोगों के घर घर जाकर जांच कर रहा है और साथ ही लोगों को हिदायत दी जा रही है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान स्थगित कर दिया है। उत्तराखंड की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है ताकि यहां पर लोग स्नान के लिए न पहुंचे और कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह जगह पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और बॉर्डर पर ही लोगों को स्नान करने से रोका। उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि मकर संक्रांति स्नान स्थगित किया गया है ताकि लोग यहां पर बड़ी संख्या में न पहुंचे और बढ़ते कोरोना पर रोक लगाई जा सके। आपको बता दें कि हर साल बड़ी संख्या में यहां पर गंगा स्नान के लिए लोग पहुंचते हैं और कोरोना की वजह से संक्रमित न हो लोग, इस वजह से ये इंतजाम किए गए। वहीं हरिद्वार में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया गया। हेट स्पीच मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी जानकारी। हरिद्वार पुलिस ने नारसन बॉर्डर पर उसे गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि संसद में भड़काऊ भाषण देने के लिए जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार पुलिस ने गिरफ्तार किया है वसीम रिजवी को, जिन्होंने धर्म संसद में भड़काऊ बयान दिया था और इसी के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो हरिद्वार से ये बड़ी खबर, जहां पर वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया गया। हेट स्पीच मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरिद्वार पुलिस ने नारसन बॉर्डर से वसीम रिजवी को गिरफ्तार किया, जिन्होंने धर्म संसद में भड़काऊ बयान दिया था और इसी बयान के चलते उनकी गिरफ्तारी की गई। कोर्ट में वसीम रिजवी ने जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन अर्जी को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी को हरिद्वार पुलिस ने आज नारसन बॉर्डर से गिरफ्तार किया। उत्तराखंड राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिससे कि दृष्टिगत चुनाव के नतीजों की घोषणा होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी उत्तराखंड राज्य में देखा जा रहा है और इसी क्रम में कुछ दिनों से चर्चा की बात ये थी कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जल्द ही कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने
तो आज किशोर उपाध्याय बीजेपी का दामन थामने जा रहे थे। इसके लिए बीजेपी नेताओं से उनकी पूरी बातचीत भी हो गई थी। चर्चा इस बात की भी है कि यही वजह है कि आज बीजेपी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस आलाकमान ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पैदल कर दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले ही किशोर उपाध्याय देर रात भाजपा के प्रदेश प्रभारी से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके बाद से ही चर्चाओं ने तूल पकड़ लिया था। फुल्की किशोर उपाध्याय जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने बड़ा फैसला लेते हुए किशोर उपाध्याय को पार्टी से सभी पदों से हटा दिया। तो नेताओं के दल बदलने का सिलसिला देहरादून में भी लगातार जारी। मैं कोई पाकिस्तान से तो हूँ नहीं। आप मुझे बता दो कि क्या मैं पाकिस्तानी हूँ? चाइना से आया हूँ, अरे उत्तराखंडी हूँ, भारत का नागरिक हूँ। मतलब मैं सोचता हूँ कि ये संकुचित सोच किसी की हो, जब किसी की संकुचित सोच होती है तो मैं सोचता हूँ उससे, मुझे आप बता दो, मुझ पे आरोप लगा जब मैं लहसुन से चुनाव लड़ा, लोगों ने मुझ पे भार होने का आरोप लगाया। लहसुन के लोगों से आज पूछो कि सबसे ज़्यादा काम लहसुन में किया कि नहीं किया मैंने ईमानदारी से। मैं जब इतनी त्रासदी थी, मैंने अपनी जान जोखिम में डाल के वहाँ केदारनाथ में जो है ऐसी जगह पे हेलीकॉप्टर लैंड किया जहाँ कोई रामबाड़ा में, जंगल चट्टी में जहाँ कोई कर नहीं सकता था, तब मैं बाहर का नहीं था। अरे मतलब इसमें क्या बात हो गई? मैं कोई पाकिस्तान से तो हूँ नहीं। आप अरे उत्तराखंड उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिहाज से तैयारियां जोरों से शुरू हो गई है। अब इंतजार केवल प्रत्याशियों के ऐलान का है। इस बार चुनाव में प्रचार प्रसार वर्चुअली मोड पर होना है और अगर डोर टू डोर कैंपेन की जाएगी तो वो 5-5 लोगों की टोलियों में की जाएगी। लिहाजा इस बार हर राजनीतिक दल को ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता जुटाने की चुनौती का सामना करना होगा। बीजेपी का दावा है कि वो प्रदेश लेवल से लेकर बूथ लेवल मजबूत पार्टी कार्यकर्ताओं को खड़ा करेगी, जबकि कांग्रेस का दावा है कि उसके पास कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी है और उन्होंने हर बूथ का गठन भी कर लिया है, जिससे कि कार्यकर्ताओं की कमी कांग्रेस पार्टी के आगे खड़ी होने वाली नहीं है। कांग्रेस बहुत बड़ा संगठन है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है और अभी हमने बूथ कमेटियों का गठन किया है। बूथ वाइज हमारे सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं और 5-5 आदमी अगर वर्चुअली, पहले भी लोग जो है डोर टू डोर कैंपेन किया करते थे और कांग्रेस हमेशा डोर टू डोर में आगे रही है, इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चिंता का विषय यह है कि वर्चुअल जो कह रहे हैं, ये वर्चुअल में पहाड़ों में इंटरनेट की बहुत बड़ी समस्या है। ये किस तरीके से हम इसको कर पाएंगे, इस कैंपेन को, ये सरकार के लिए एक सोचने का विषय है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि इंटरनेट उत्तराखंड में हर जगह संभव नहीं है। कोविड के कारण छोटी छोटी सभाएं या जनसंपर्क के कार्यक्रम होना है, बड़ी सभाएं नहीं होंगी। अभी हालांकि 15 तारीख को फिर से चुनाव आयोग नई गाइडलाइंस जारी करने वाला है, लेकिन तो भी हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँची है कार्यकर्ताओं की बदौलत। और भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ता आधारित कैडर बेस पार्टी है। हमारा कैडर है, हर बूथ पर कैडर है और बूथ के नीचे भी पन्ना तक और पन्ने की टोली तक भी हमने काम किया है और हमारा सारा कैडर आज एक्टिव है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। 5 lakhs.